हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल EGGS में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट। कल कुछ टॉपिक्स को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल दोनों जो वृत्त हैं या रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, उससे भी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि अब पैटर्न जो है ट्रेडिशनल ना होकर के स्पेशल होते जा रहा है। अब तक परंपराओं के अनुसार सबसे ज़्यादा कर्क रेखा और मकर रेखा से प्रश्न आते थे। अब हो सकता है कि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल पर ज़्यादा केंद्रीकृत हो जाए एग्जामिनेशन। तो देखिए, आर्कटिक वृत्त आर्कटिक महासागर से तो गुजरती ही है, क्योंकि मैंने बताया ही था कि आर्कटिक सर्कल का नाम ही पड़ा है आर्कटिक ओशियन के चलते। उसी के नाम पर इसका इस पूरा लैटिट्यूड का नाम आर्कटिक सर्कल पड़ा है। तो ये आर्कटिक ओशियन से गुजरती ही है, महासागर से गुजरती ही है, साथ ही साथ बहुत सारे देशों से भी गुजरती है। उन देशों का भी नाम मैंने लिखा है। जैसे देखिए, अलास्का। अभी आपको मैप में दिखाया जाएगा कि अलास्का कहाँ पे है। जस्ट कनाडा के लेफ्ट साइड में यूएसए का एक उपनिवेश है, यूएसए के अंडर में आता है। अलास्का के ठीक बगल में राइट साइड में कनाडा है। एकदम सिलसिलेवार सिस्टमेटिक ढंग से मैंने लिखी है। कनाडा के बाद ग्रीनलैंड आता है। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है और वो डेनमार्क के अधिकार में आता है। और डेनमार्क यूरोप का एक देश है। थर्ड नंबर पे हो गया, क्योंकि 8 देशों से गुजरती है, इसमें तीसरा नंबर ग्रीनलैंड का है। चौथा नंबर आइसलैंड। आइसलैंड से गुजरती है। आइसलैंड यूरोप का पार्ट है, जबकि ये तीनों जो है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। आइसलैंड यूरोप में है, चौथा नंबर। 5 नंबर नॉर्वे, 6 नंबर स्वीडन। ये सब कंट्री आप देख रहे हैं। स्वीडन, यहाँ से नोबेल प्राइज दिया जाता है। ऑथर नोबेल जो थे यहीं के थे। 7 नंबर में फिनलैंड है और 8 नंबर में रसिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि रसिया का अर्थात रूस का लगभग 30% पार्ट यूरोप में आता है और 70% पार्ट एशिया में आता है। तो जो रूस का ऊपर वाला पोर्शन है, उससे आर्कटिक सर्कल गुजरती है। एक चीज मैंने और लिखा कि अंटार्कटिक सर्कल कहां से गुजरेगी। तो अंटार्कटिक सर्कल अंटार्कटिक महादेश से गुजरती है। लिख दिया मैंने। आर्कटिक सर्कल मैंने आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ को कहते हैं। और ये भी आप ध्यान रखें, इसको भी मैंने पहले चर्चा की है कि आर्कटिक वृत्त क्या है। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं और 66.5 डिग्री साउथ को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त अंटार्कटिक महादेश से गुजरती है। मैंने लिख दिया है, अंटार्कटिक महादेश से गुजरती है। अब दोनों बार चर्चा क्यों करते हैं, ये भी एक विशेष बातें हैं। और चूंकि दोनों ही रेखाओं के ऊपर और दक्षिण का पोर्शन आर्कटिक सर्कल के ऊपर में और अंटार्कटिक सर्कल के दक्षिण में केवल बर्फ ही बर्फ जमा रहता है, तो फिर उसके बारे में अध्ययन क्यों कर रहे हैं। बहुत ही वहां पे अजूबा फिनोमेना घटित होता है। वहां पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात। ये विचित्र कहानी है वहां की। आर्कटिक सर्कल के ऊपर
6 महीना दिन ही होगा। ये समर सीजन में जब सूर्य अभी दिखाते हैं आपको कि कैसे वहां पर दिन और कैसे रात, 6-6 महीना दिन और 6-6 महीना रात होता है। वहां पर आदमी को रहना बड़ा मुश्किल काम है, लगभग असंभव है। आप पहले देखिए कि कहां पे ये दोनों सर्कल हैं। ये देखिए मैप में आप अच्छा से देख पाएंगे कि ये अलास्का है, यहां से ये आर्कटिक सर्कल गुजर रही है, यहां से ऐसे आर्कटिक सर्कल गुजर रही है। यहाँ पे अलास्का है, अलास्का कनाडा के बगल में है और यूएसए का पार्ट है। अलास्का से गुजरी, उसके बाद कनाडा से होते हुए एक ग्रीनलैंड का पार्ट है, यही है आर्कटिक सर्कल। एक ग्रीनलैंड का पार्ट है, ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आइसलैंड है, आइसलैंड का कुछ पोर्शन टच की है। आइसलैंड के बाद यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया का पार्ट है। इन रेखाओं के इस रेखा के ऊपर ये जो सारे जोन हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ये 8 देशों के नॉर्थ पोर्शन जो है वो बर्फ से ढके रहते हैं। और अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पे है, अंटार्कटिक सर्कल ये गुजरती है, इसके नीचे अंटार्कटिक कंटिनेंट है, महादेश है, यहाँ इसके नीचे भी हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो 6 महीना यहां से ऊपर 6 महीना दिन होगा और रात होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, इसके बारे में हम लोग जाने। सूर्य की तिरछी किरणें वहां पर पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की किरणें वहां पर पहुंच ही नहीं पाती है। तो आप एक और बात है आपके दिमाग में उठ सकती है कि जब तिरछी किरणें पड़ती है तो दोनों गोलार्ध में, दोनों ध्रुवों के पास एक ही तरह का फिनोमेना क्यों नहीं होता है। उसका कारण यह है कि सूर्य जो है अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। सॉरी, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आइए देखें फिर कैसे ये घटना घटती है और अंदर में, उसके अंदर में क्या है, कैसा हलचल, क्या रिसर्च सेंटर है, अभी देखते हैं। तो देखिए ये सन है हमारा और इसी तरह से अंडाकार पथ पर ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है और साथ साथ अपने एक्सिस पर भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है। मैंने यहाँ पे एरो दे करके दिखाया है, ये जो है एरो ये बताता है कि पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो देखिए यहाँ पर सन रे है और ये सन रे पृथ्वी पर पड़ रहा है। पृथ्वी को मैंने दिखाया है 23.5 डिग्री कर्व है, झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। अगर ये पृथ्वी, जैसे अगर हम ऐसे सर्कल बना दें, ऐसे ग्लोब बना दें, तो यहां पे नॉर्थ पोल ना हो करके, यहां पर नॉर्थ पोल ना हो करके यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है। तो यहां पे ऐसे इसका एक्सिस है, जबकि हम लोग ग्लोब पर हमेशा ही जब हम लोग समझने समझाने की बातें करते हैं तो यूं इक्वेटर को बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे इक्वेटर को खींचते हैं, जबकि एक कर्व है अपने एक्सिस पर, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं हमेशा, यहाँ पे नॉर्थ पोल दिखाते हैं, यहाँ पे साउथ पोल दिखाते हैं,
लेकिन है एक्चुअली में नॉर्थ पोल यहां पर है। ये है नॉर्थ पोल, इसलिए मैंने यहां पर दिखाया है कर्व झुका हुआ। झुके हुए रहने के कारण जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन के दौरान पृथ्वी का रे जो सूरज का जो रे है, किरणें जो हैं, सूरज की किरणें इस पे बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, बहुत कम पहुंच पाती है। और जो पोर्शन सूरज के सामने दिखता है वहां पर सूरज की किरणें थोड़ा बहुत पहुंच भी पाती है, और जहां जो साइड पृथ्वी से ओझल हो जाता है वहां पे किरणें बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है और 6 महीना अंधेरा रहता है। जैसे देखिए ये पोर्शन अभी मान लीजिए 22 दिसंबर का टाइम है। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध के विषुवत रेखा के पास है। सपोज कीजिए ये यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पर हमारा ये अगर यहाँ पर इक्वेटर है, ये पोर्शन अगर इक्वेटर है तो यहाँ पर ठंडा पड़ रहा है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन ऊपर के पोल के पास सूरज की किरणें थोड़ा बहुत पहुंच रही है, जबकि दक्षिण का जो साउथ पोल है वो सूरज की रोशनी से पीछे है। आप देखिए यहाँ पे ये किरणें यहाँ पे पहुंच भी रही है, लेकिन ये उजल हो गया, तो यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुंचेंगी। विंटर सीजन में यहाँ पे किरणें नहीं पहुंचेंगी और ये पोर्शन तक पहुंच पा रही है। तो ये उजल हो गया, तो ये 6 महीना यहाँ पर रात, यहाँ से रात शुरू हो गया। और जैसे जैसे पृथ्वी आगे की ओर बढ़ते जाएगी वैसे वैसे नॉर्थ पोर्शन पृथ्वी से बिल्कुल दूर होता चला गया और एक किरणें यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगी। यहाँ पर देखिए बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पहुंचेगी और यहाँ पर जा करके जून के महीने में देखिए पूरा नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध सूरज के सामने है। यहाँ पर सूरज की किरणें पहुंच रही है, जबकि दक्षिण साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव सूरज की किरणों से ओझल है, अब यहां पर नहीं पहुंचेगी। यही कारण है कि जिससे हमारे यहां गर्मी पड़ती है दक्षिण गोलार्ध में, इक्वेटर से दक्षिण के पोर्शन में, खासकर ऑस्ट्रेलिया वगैरह के एरिया में उस समय ठंडा पड़ता है, क्योंकि सूरज की किरणें अब उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है। इस पोर्शन में पड़ी, हमारा भारत यहाँ पर है, इस पोर्शन में पड़ी है, इसलिए भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। उसके विपरीत समर सीजन में उसी समय दक्षिण गोलार्ध में बिल्कुल ही किरणें नहीं पहुंच पाती है और 6 महीना रात होता है। और यहाँ से रात शुरू हो गया और यहाँ पर जब पृथ्वी पहुंचेगी तो इस पोर्शन में बिल्कुल अंधेरा रहेगा। और वो दिन कब होता है? जब 21 जून मैंने लिखा है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा। और जब सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और रात बड़ी होगी। यहाँ पे क्या है? उत्तरी गोलार्ध में क्या है? सबसे बड़ा दिन और रात छोटी। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। सबसे छोटी रात 21 जून को, अगर इसको हम इंडिकेट कर दें, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी पृथ्वी पर। और ठीक इसके विपरीत अगर 22 दिसंबर को देखें तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात
और सबसे बड़ा दिन, सॉरी 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होगा। तो यही कारण है। अब कैसे किरणें पहुंचती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने सन को बना दिया, यहाँ पर पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हो गई। अब पृथ्वी की सनलाइट यहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के लिए तिरछी लाइट जा रही है, तिरछी लाइट जा रही है, ये कम हल्की हल्की लाइट जाएगी। ऐसे भी दोनों गोलार्धों पर सूर्य की रोशनी कम पहुंचती है, कारण वो किरणें तिरछी जाती है। और जैसे कि आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, टॉर्च जला करके देखिए, बीच का जो फोकस है वहां पर ज्यादा उजाला होता है और किनारे किनारे में हल्का उजाला होता है, क्योंकि किनारे किनारे में रोशनी कम पहुंचती है। सेम कहानी सूर्य की और पृथ्वी के बीच होती है। अब टेम्परेचर का भी अंतर होता है। अब एक और सवाल आता है कि दोनों ध्रुवों में से या दोनों आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में के क्षेत्रों में सबसे ठंडा कौन है, सबसे ठंडा कौन है? तो आप देखेंगे कि दक्षिण ध्रुव का क्षेत्र या दक्षिण अंटार्कटिक सर्कल के नीचे का क्षेत्र, वहां पे अंटार्कटिक सर्कल के आसपास में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ती है। और आर्कटिक सर्कल के एरिया में कम ठंडा था, तो वहां पर इसके कंपेयर में यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज्यादा होती है। टेम्परेचर का भी अंतर होता है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक सर्कल में आर्कटिक एरिया में ऊपर में तो बर्फ ही बर्फ है, लेकिन बर्फ के नीचे में समुद्र का वाटर एरिया है, और वाटर एरिया उस एरिया पूरी एरिया को थोड़ा सा कंपैरेटिवली गर्म करता है। आइए उसको देखते हैं कैसे होता है। एक चीज और देख लें, जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर जो हमने लिखा है, वहां पे इक्विनॉक्स लिखा है हमने। दैट मीन्स 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूरज जो है वो विषुवत रेखा पर चमकता है, और विषुवत रेखा पर चमकने के कारण दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को क्या होगा? दिन और रात बराबर। 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात बराबर होगा। और 23 सितंबर के दिन भी वही होगा, उसी को कहते हैं इक्विनॉक्स। डे एंड नाइट इक्वल। दिन और रात बराबर होगा। ये भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? दिन और रात क्यों बराबर हुआ? क्योंकि उस दिन सूरज जो है विषुवत रेखा पर चमकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम सूरज सन को बनाते हैं और यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है, तो बिल्कुल सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ऐसे पड़ती हैं। इसलिए दोनों तरफ, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, दोनों तरफ दिन और रात बराबर होंगे। वो कब दिन होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। बाद के क्लासेज में बताएंगे कैसे सूरज मूवमेंट करता है 21 मार्च और 23 सितंबर के समय में। देखिए मैंने लिख दी है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। केवल एक ही जगह पर नहीं, पूरे पृथ्वी पर।
पूरे विश्व में पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होता है। 21 जून को जिस गोलार्ध में हम रहते हैं, जिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, उसमें दिन सबसे बड़ा होगा 21 जून को। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में। 21 जून को दिन सबसे बड़ा, और अब जानते हैं कि जब दिन सबसे बड़ा होगा, दैट मीन्स बड़ा का मतलब लंबा नहीं, बड़ा का मतलब होता है दिन का आवर, दिन का पीरियड बड़ा होगा। 24 घंटा में 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होना चाहिए था, जबकि 14 घंटा दिन होगा और 10 घंटा रात होगी। तो दिन सबसे बड़ा मतलब कि कितना घंटे का होगा? 14 घंटे। दिन सबसे बड़ा मतलब 14 भारत में 14 घंटे का, 14 घंटे का। और रात सबसे छोटी मतलब 10 घंटे का, 10 घंटे का। उत्तरी गोलार्ध में मैंने लिखी है। उसी तरह से 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ा होगा। ठंडा के दिन में आप देखते हैं रात सबसे बड़ा होता है और दिन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। दैट मीन्स 10 ही घंटा का दिन होता है। लेकिन इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में अलग हो जाएगा। जो चीजें हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जून में होती है, वही चीजें दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर में होगी। अर्थात दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप किसी भी तरह से घुमा करके देगा, आप मार सकते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर कम है। क्यों कम है? हम अभी आपको बताए कि अंटार्कटिका में आर्कटिक सर्कल से ज्यादा वहां पर ठंडा पड़ता है। क्यों पड़ता है उसको जरा देखते हैं। देखिए मैंने टेम्परेचर को लिख दिया है। आपको ये डाटा देकर के आपको पता चल जाएगा कि आर्कटिक सर्कल के पास ज्यादा टेम्परेचर होता है या अंटार्कटिक सर्कल के पास। आप देखें कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ पोल समर सीजन में 0 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्थ पोल के पास, जबकि एवरेज टेम्परेचर ऑफ साउथ पोल -28 डिग्री सेल्सियस होता है। साउथ पोल कहाँ पे है? अगर हम ये सर्कल लें तो नॉर्थ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल के पास कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस। जबकि उसी समय साउथ पोल के पास होगा -28.2 डिग्री सेल्सियस, -28.2 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं से आपको पता चल जा रहा है कि नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल से ज्यादा टेम्परेचर होगा। यहाँ पे मैंने फ़ारेनहाइट में भी लिख दिया है। फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। फ़ारेनहाइट अगर निकालना हो तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है? सेल्सियस C इंटू 9/5 प्लस 32 अगर कर दे तो आपका फ़ारेनहाइट निकल जाता है। अगर आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस को 32 अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हम 0 डिग्री रख दिए, 0 डिग्री रख दिए इंटू 9/5 प्लस 32 इजकल टू, ये पूरा हो गया 0 प्लस 32 इजकल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर इसमें मैं यहाँ पे करूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया है और इसको मिटाते हैं तो
एक बात जान लीजिए कि ये हम देखें कि क्यों टेम्परेचर का वेरिएशन है। जब पृथ्वी साल में 2 बार, पृथ्वी के जो पोल हैं वो साल में 2 बार सूरज के सामने आते हैं, सूरज से विपरीत जाते हैं। जैसे नॉर्थ पोल है तो साल में एक बार सूरज के सामने आएगा और एक बार दूर जाएगा, जो कि पिछले आप डायग्राम में देखे हैं। उसी तरह से साउथ पोल एक बार सूरज के सामने आएगा और एक बार सूरज से दूर जाएगा। तो दोनों पोल में समान घटनाएं घटती है। एक बार दोनों पोल एक बार सामने आता है, एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, एक बार दूर जाता है। तो दोनों में समान टेम्परेचर होना चाहिए था, तापमान समान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या कारण है? पिछला डायग्राम में देखें आप, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है और एक पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी घूम रही है ऐसे इन डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वो ऐसे जाएगी तो इस तरह से रहेगी। तो ये जो पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है वो दूर चला गया। नॉर्थ पोल सूरज की रोशनी से दूर चला गया। ये कौन सा दिन होगा? ये विंटर सीजन होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर हो गया, यहाँ ठंडा पड़ रहा है। विंटर सीजन होगा, 22 दिसंबर का दिन होगा। ये हो गया 22 दिसंबर। अब धीरे धीरे नॉर्थ पोल जो है पृथ्वी के सूरज के सम्मुख आता जा रहा है। यहाँ पर जब आएगा तो ये पोर्शन इधर की ओर नजर आएगा और यहाँ पर गर्मी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उस दिन सूर्य जो है 21 मार्च को, वो दिन कब होगा? 21 मार्च को। 21 मार्च के दिन सूरज नॉर्थ मतलब कि कट रेखा पर शाइनिंग करेगा। उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगा और जून तक आते आते, 21 जून तक आते आते, जैसे कि हम देखे हैं, हम लोग देखे 21 जून तक आते आते नॉर्थ पोल के पास सबसे बड़ा दिन हो जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो एक बार ये दूर चला गया नॉर्थ पोल और एक बार नजदीक आया। उसी तरह से जिस समय ये दूर था उस समय साउथ पोल सूरज के सामने पड़ रहा था और यहाँ पर गर्मी थी, यहाँ पर कुछ रोशनी पहुंच रही थी। जबकि जैसे ही 21 जून का दिन आता, 21 जून आता है, उस समय ये दूर हो जाता है। तो एक बार नजदीक आ रहा है, एक बार दूर आ रहा है, तो दोनों गोलार्धों, दोनों ध्रुवों पर समान टेम्परेचर होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उत्तरी आर्कटिक सर्कल के पास या उत्तरी नॉर्थ पोल के पास, नॉर्थ पोल जहां पर स्थित है वहां वो समुद्र का एरिया है, ओशनिक एरिया है। तो समुद्र के नीचे ऊपर में तो आइस जमा हुआ है ड्यू टू मोर डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। ज्यादा दूर हो गया वो, इसलिए वहां पर क्या है? आइस जमा हुआ है। समुद्र ही पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन समुद्र के बर्फ के नीचे वाटर बॉडी है, पानी है। वो पानी उसको, उसके टेम्परेचर का वेरिएशन का कारण बनता है। आप देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, साउथ पोल पे -28 डिग्री है। इससे बहुत कम टेम्परेचर है, 28 डिग्री कम टेम्परेचर है। फिर जब विंटर सीजन में भी आप देखिए जहां पर -40 है, वहां पर यहाँ पर -60 है। तो आइए फिर से एक बार देखें कि क्या कारण हो सकता है। कि क्यों नॉर्थ पोल और साउथ पोल का टेम्परेचर वेरी करता है। सेम परिस्थितियां होती है, समान परिस्थितियां होती है, उसके बावजूद भी तापमान में नॉर्थ पोल साउथ पोल में अंतर है। जो कारण है उसका बनावट, स्ट्रक्चर। आर्कटिक क्या है? पहले ही बताया है, जिस समय
आर्कटिक सर्कल की चर्चा होती है उसमें बताए थे कि आर्कटिक एक ओशियन है, तो ओशियन है और इस ओशियन का जो वाटर है, पानी है, वो ऊपरी लेयर उसका जम जाता है, ऊपरी लेयर आइस में बदल जाता है और आइस के नीचे पानी रहता है और पानी इज द स्लाइटली वार्मर देन द आइस। वाटर इज स्लाइटली वार्मर देन द आइस। आप देखिए कि ये जो और इसके आसपास में, इस ओशियन के आसपास में लैंड पोर्शन है, तो उसके ठीक विपरीत अंटार्कटिक कंटिनेंट है या लैंड उसको कहिए, स्थलीय भाग है, लेकिन इसके आसपास में वाटर बॉडी मौजूद है, मतलब कि समुद्र भरा पड़ा है। तो आप दोनों में अंतर यही है। अब यहाँ पर ज्यादा चूंकि नीचे में वाटर पोर्शन है और ऊपर में आइस है, इस आइस के रहने के बावजूद इसका वातावरण, आर्कटिक ओशन का वातावरण जो है इससे गर्म रहता है, क्योंकि ये गर्म है आइस के बनिस्पत, तो ये टेम्परेचर को रिलीज करता है, इसका टेम्परेचर बाहर की ओर निकलता रहता है, टेम्परेचर बाहर की ओर निकलता रहता है। टेम्परेचर रिलीजिंग, इसको आप कह सकते हैं टेम्परेचर रिलीजिंग, टेम्परेचर निकल रहा है बाहर की ओर। तो जब ये बाहर टेम्परेचर होते रहता है तो नेचुरल रूप से चारों तरफ थोड़ी गर्मी होगी, इसके कंपेयर में ये पोर्शन ज्यादा गर्म होगा। दोनों में अंतर क्या लिख सकते हैं आप? तो लिख सकते हैं कि द आर्कटिक इज ओशन सराउंडेड बाय लैंड, यही होगा। द आर्कटिक इज ए ओशियन surrounded by land। ओशियन है लेकिन चारों तरफ लैंड से, स्थलीय भाग से घिरा हुआ है, जबकि अंटार्कटिक इज ए लैंड सराउंडेड बाय ओशियन और वाटर। अंतर यही है दोनों में। अंटार्कटिक is a land surrounded by water। इसके टेम्परेचर का अंतर होने का यही कारण है। अब आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर है और इस अंटार्कटिक कंटिनेंट में क्या है, ऊपर में आइस है, नीचे में रॉक्स है, चट्टान है। ये चट्टान भी ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के चलते पूरा अंटार्कटिका जोन का वातावरण को बिल्कुल कोल्डेस्ट कर देता है और ठंडा कर देता है, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है और वातावरण भी बिल्कुल साफ होता है। वातावरण साफ होने का क्या कारण है? कि आसपास में समुद्र है, लैंड से घिरा हुआ नहीं है, लैंड पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च सेंटर जो है इंडिया का, रिसर्च सेंटर यहीं पर है। पूरा वर्ल्ड का जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनका रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है, आर्कटिक में नहीं है। क्यों? रीजन? क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया कि द आर्कटिक इज ए ओशियन सराउंडेड बाय लैंड, चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, तो लैंड के जो जमीनी स्थलीय भाग हैं उसके डस्ट पार्टिकल इसके चारों तरफ मौजूद है, वातावरण साफ नहीं है। जबकि अंटार्कटिका में क्या है, चारों तरफ समुद्री एरिया है, इसलिए वहां पर डस्ट पार्टिकल, उसके वातावरण में डस्ट पार्टिकल, धूलकण नहीं आ सकता है। और जो लैंड, खुद उसका लैंड जो पोर्शन है वो नीचे में रॉक है, चट्टाने हैं, इसके चलते वो भी ठंडा हो जाती है और वातावरण को ठंडा बनाती है। तो दो चीजें यहाँ पर उभर के आती है।
एक तो ठंडा होने का कारण है रॉक्स, चट्टान, और दूसरा वातावरण साफ होने का कारण है चारों तरफ वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया का कौन कौन रिसर्च सेंटर है ये भी जरा जान लीजिए। रिसर्च सेंटर है इंडिया का, रिसर्च सेंटर इंडिया का रिसर्च सेंटर कौन है? रिसर्च सेंटर तो यहाँ दिखाया तो ज़्यादा बेटर होगा। रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया। डेवलप कंट्री सबका रिसर्च सेंटर है, इंडिया का भी रिसर्च सेंटर है। कौन कौन है? फर्स्ट में सबसे पहले बना था साउथ गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, साउथ गंगोत्री। दूसरा है मैत्री, मैत्री। तीसरा है भारती। ये है इंडिया का रिसर्च सेंटर। ये साउथ गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। ये अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का रिसर्च सेंटर आइस जोन में कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में है। उसका क्या क्या नाम है? तो साउथ गंगोत्री, मैत्री और भारती। साउथ गंगोत्री इज डिस्ट्रॉयड, समाप्त हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। बाकी सब यूएसए का है, कनाडा का है रिसर्च सेंटर। यही से इसी लैंड पर से सबसे पहले पता किया गया ओजोन लेयर में होल हो गया है। ओजोन लेयर हम लोग को, पृथ्वीवासियों को अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। वो बात की चीजें हैं, वो हम लोग कहीं साइंस में पढ़ेंगे। फैक्ट्स लिख दिए हैं। आर्कटिक सर्कल पर कुछ फैक्ट्स और अंटार्कटिक सर्कल पर कुछ फैक्ट्स हमने लिखे हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि नॉर्थ पोल के नजदीक कौन सा जगह है। नॉर्थ पोल के नजदीक नुनावत कनाडा में तथा ग्रीनलैंड क्रमशः नजदीक है। मैंने सबसे ज्यादा नजदीक है नुनावत कनाडा का, और उसके बाद जस्ट ग्रीनलैंड नजदीक है नॉर्थ पोल के। फिर एक और पॉइंट है कि आर्कटिक सर्कल के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? तो मोई राना। मोई राना का निक नेम है आर्कटिक सर्कल टाउन। मोई राना वो कहाँ है? हेल्जीलैंड में है, अर्थात हेल्जीलैंड में मोई राना एक शहर है जो कि नॉर्थ पोल के आर्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। एक अलग पॉइंट है लैपलैंड। आप देखिए, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉर्थ पोल के पास 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहता है। तो फिनलैंड का एक लैपलैंड शहर है, लैपलैंड जगह है जहां पे 50 दिन का रात होता है, लगातार रात रहता है। और जैसे जैसे ये लैपलैंड से उत्तर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे रातों का ड्यूरेशन बढ़ता चला जाता है और नॉर्थ पोल के पास 6 महीने का रात हो जाता है। तो लैपलैंड फिनलैंड में है, में 50 दिन तक लगातार रातें होती है। कब से कब तक? लेट नवंबर, माने नवंबर के अंतिम से शुरू हो जाता है और जनवरी के मिड तक वहां पर लगातार रात रहती है। अब साउथ पोल में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि साउथ पोल दक्षिण ध्रुव के पास सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है। नॉर्थ पोल से ज्यादा टेम्परेचर कम होता है साउथ पोल में। तो सबसे ज्यादा अभी तक रिकॉर्ड किया गया साउथ पोल का लोएस्ट टेम्परेचर 1982 में रिकॉर्ड किया गया -82 एंड
-82.8 डिग्री सेल्सियस ये सबसे अब तक का लोएस्ट टेम्परेचर है साउथ पोल का, अर्थात अंटार्कटिका के साउथ पोल में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हुआ। ये सब फैक्ट याद रखेंगे। अब सोचिए कितना कितना कम टेम्परेचर होता है, जबकि आपका फ्रीज जो है, फ्रीज का टेम्परेचर होता है -15 डिग्री सेल्सियस। -15 डिग्री सेल्सियस में आप देखिए सब चीज जम जाता है फ्रिज में, और यहाँ पर तो -82 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका एक कारण है, इसका एक कारण ये भी है कि साउथ पोल के पास अर्थात अंटार्कटिका के पास बर्फीली हवाएं चलती है, और बर्फीली हवाएं उसको और भी ठंडा कर देती है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही रहा, और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में पूरी जानकारी ले लिए। अगले क्लास में लॉन्गिट्यूड से संबंधित चर्चा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।